मॉडर्न हिस्ट्री वाले चैप्टर को क्लियर करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि हमने क्रांतिकारी आंदोलन के पहले चरण को कल वाले टॉपिक में पढ़ लिया है। आज हम उसी का द्वितीय चरण पढ़ेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ये वाला टॉपिक उससे भी इम्पॉर्टेंट है कहीं ज़्यादा, क्योंकि जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1924 ईस्वी में हुई थी कानपुर में। कहाँ पर हुई थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना? 1924 में कानपुर में हुई थी। दोस्तों आपको बता दें कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में हुई थी, लेकिन सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद इन तीनों ने मिल करके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अर्थात HRA की स्थापना 1924 में कानपुर में करी थी। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये नाम आपको कैसे याद होंगे, तो दोस्तों आप सिंपल सी एक ट्रिक है, याद कर लीजिए। सरक SRC आप याद करेंगे बस याद हो जाएगा। यस फॉर सचिन नाथ सान्याल, आर फॉर राम प्रसाद बिस्मिल और सी फॉर चंद्रशेखर आज़ाद। तो कहने का मतलब आप SRC यानी सरक नाम से एक वर्ड याद रखेंगे तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना 1924 में जिन्होंने करी थी कानपुर में, उनके नाम आपको याद हो जाएंगे। सचिन नाथ सान्याल, S फॉर सचिन नाथ सान्याल, आर फॉर राम प्रसाद बिस्मिल और सी फॉर चंद्रशेखर आज़ाद। कहने का मतलब मेरे ये है कि सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद ने मिल करके 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करी। दोस्तों आपको बता दें कि इन्हीं HRA के सदस्यों ने, HRA का मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी ये लखनऊ में एक स्थान है, 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया था। अर्थात काकोरी कांड कब घटित हुआ था? दोस्तों आपको बता दें कि अब योगी सरकार ने अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। आप तो परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। HRA का मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर सरकार जो ट्रेन जा रही थी उसी पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया था। और दोस्तों आपको बता दें कि इसी HRA को बाद में नाम चेंज कर दिया गया, अर्थात हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बाद में हुआ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन अर्थात HSRA, क्योंकि HRA की स्थापना 1924 में हुई थी, जबकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA का गठन 1928 ईस्वी में हुआ था। 1928 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों आप इसे लर्न रखिएगा। और ये चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी? चंद्रशेखर आज़ाद की। दोस्तों आपको बता दें कि जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन था 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान है वहीं स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा और शिव वर्मा आदि प्रसिद्ध थे। कौन कौन थे? भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, शिव वर्मा आदि थे। दोस्तों आपको बता दें कि पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। कहाँ बम फेंका था? दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात असेंबली में सभा में बम फेंक दिया था, केंद्रीय सभा में। दोस्तों आपको बता दें कि जो पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंक दिया था तथा इंकलाब जिंदाबाद का मतलब है क्रांति अमर रहे का नारा दिया। दोस्तों आपको बता दें कि इसी लाहौर षड्यंत्र केस की तहत ही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी दी गई। तो ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया परीक्षा में कि भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को। अब दोस्तों आपको बता दें कि वो इंकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने लगाया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो हुआ इसकी रचना किसने करी थी? तो इंकलाब जिंदाबाद की रचना मोहम्मद इकबाल ने करी थी, किंतु नारे के रूप में सबसे पहले प्रयोग इसे भगत सिंह ने किया था। आधार इंकलाब जिंदाबाद नामक नारे की रचना तो मोहम्मद इकबाल ने करी थी, किंतु सबसे पहले प्रयोग इसे भगत सिंह ने किया था। दोस्तों आपको बता दें कि भगत सिंह का जो स्मारक है वो फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर बना हुआ है। और दोस्तों आगे आ रहा जो ये टॉपिक पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि यूपी से बहुत बार पूछ चुका है। सूरसेन दा वाला घाट, सूरसेन को दा के नाम से संबोधित किया जाता था। सूरसेन दा नाम से अगर कहीं दा आता है तो भी सूरसेन को ही आप पहचानिएगा। जैसे महात्मा गांधी को बापू जी कहा जाता है, सूरसेन को दा कहा जाता था। सूरसेन दा, तो सूरसेन दा ने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला था। दोस्तों आपको बता दें और यही घटना
चटगांव शस्त्राकांड कांड के नाम से मशहूर है। तो पूछा जाएगा चटगांव शस्त्राकांड कांड किसने किया था? तो सूरसेन दा ने किया था। 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने बोला था? सूरसेन दा ने। और ये चटगांव शस्त्राकांड कब घटित हुआ था? 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को। और दोस्तों आपको बता दें कि गोरखपुर जेल में किसे फांसी दी गई थी? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को। तो आप इसे भी लर्न रखिएगा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीत चौधरी ने एक जिला अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी। दोस्तों ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप पढ़ लेंगे वैसे। और दोस्तों ये तो इम्पॉर्टेंट ही है कि विपिन चंद्र पाल उग्रवादी विचारधारा अर्थात गर्म दल से संबंधित है, क्योंकि मैंने कल ही आपको बता दिया कि लाल बाल पाल, लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल, ये तीनों किस विचारधारा से? उग्र विचारवादी विचारधारा अर्थात गर्म दल से संबंधित थे। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले में प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम अशफाक उल्ला खां थे। अशफाक उल्ला खां ऐसे पहले मुस्लिम थे जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी दी गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि वैसे मंगल पांडे तो सबसे पहले फांसी पाए थे इन स्वतंत्रता सेनानियों में, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अगर मुस्लिम के बारे में पूछा जाता है तो फिर अशफाक उल्ला खां हो जाएंगे। और अब इसके बाद में बंगाल विभाजन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ 16 अक्टूबर, और उसके बाद स्वदेशी आंदोलन चला था। तो दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को किया था। कब किया था? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। और दोस्तों आपको बता दें कि इसी बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था, अर्थात स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ बंगाल विभाजन के विरोध में ही किया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी समय आमार सोनार बंगला नामक एक गीत लिखा था, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन है? आमार सोनार बंगला। बंग भंग मतलब वही बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को आरंभ हुआ। तो 7 अगस्त 1905 से ये विरोध करने लगे बंगाल विभाजन का, जिसे बंग भंग विरोधी आंदोलन कहा जाता था। ये 7 अगस्त 1905 से स्टार्ट हुआ था। और बंग भंग के बाद ही स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हुआ था। कब शुरुआत हुआ था? बंग भंग आंदोलन के बाद ही। और स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था। किसने किया था दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व? सैयद हैदर रजा ने किया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य शीर्षक बना था, शीर्षक गीत बना था। और ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ठीक दोस्तों, उसके बाद में अब मुस्लिम लीग का गठन देखते हैं। मुस्लिम लीग का गठन कैसे हुआ? दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में हुई थी। तो नवाब सलीमुल्लाह ने 1906 ईस्वी में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। और मुस्लिम लीग का जो पहला अध्यक्ष हुआ तो वो आगा खां हुआ। कौन हुआ मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष? आगा खां हुआ। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन सा था? आगा खां। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? 1906 में। 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ। कहाँ हुआ? 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में। और मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन 1943 में बांटो और छोड़ो का नारा दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन जो हुआ था 1943 में, उसमें बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ? 1916 में, और लखनऊ में हुआ। लखनऊ में इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जिसमें समझौता हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार। बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। दोस्तों आपको बता दें कि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराने में बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था। किसका योगदान था? बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना का। 1916 में जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हुआ, इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका था? बाल गंगाधर तिलक का था। और किसका था? अंबिका चरण मजूमदार का था। अरे वो उनका मोहम्मद अली जिन्ना का। और 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ वाले अधिवेशन की, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। और किसने ये समझौता में, इस समझौते में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? महत्वपूर्ण योगदान दिया था तो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों अब इसके बाद आता है मार्लेमेंटो सुधार। मार्लेमेंटो 1900। दोस्तों आपको बता दें कि जो मार्लेमेंटो एक्ट था सुधार 1909 में
पास हुआ। कब हुआ मार्ले मिंटो एक्ट? मार्ले मिंटो जो सुधार हुआ ये 1909 में हुआ। मार्ले मिंटो एक्ट 1909 में पास हुआ था और इसे इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है। इसे सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार किया गया जो राष्ट्रीय एकता के लिए अत्यंत घातक साबित हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि बहुत बार पूछा गया है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को कब स्वीकार किया गया, तो मार्ले मिंटो एक्ट के समय 1909 में। तो इसे इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब स्वीकार की गई, 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार भी एक्ट भी 1909 में ही पास हुआ था। दोस्तों आपको बता दें कि इसके बाद दिल्ली दरबार लगता है 1911 में। 1911 में दिल्ली दरबार लगता है, उसमें लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जिसमें ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी ने भाग लिया था। किसने किसने लिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया, इसमें ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज प्रथम एवं महारानी मैरी ने भाग लिया। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का निर्णय हुआ। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। इससे पहले भारत की राजधानी, तो कहने का मतलब दोस्तों पहले भारत की राजधानी दिल्ली ना होकर के कोलकाता थी, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अब कोलकाता को राजधानी न बनाकर दिल्ली बना दिया जाए। तो 1911 में प्रस्ताव लाया गया, 1912 में दिल्ली राजधानी बन गई। और 1911 में कौन पधारे थे? जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी। 1912 में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से कब अलग किया गया? 1912 ईस्वी में। दोस्तों आपको बता दें कि जो रास बिहारी बोस थे, रास बिहारी बोस ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर राजधानी परिवर्तित करने के समय बम फेंका था, परंतु वो बच गया था। रास बिहारी बोस ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था राजधानी परिवर्तित करने के समय, परंतु कौन बच गया? लॉर्ड हार्डिंग बच गया। दोस्तों अब आती है होम रूल लीग। होम रूल लीग की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? 1916 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना करी और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ने। तो कहने का मतलब है बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव यानी पूना में होम रूल लीग की स्थापना करी और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना करी। बाल गंगाधर तिलक ने सिर्फ होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 में पूना में करी थी, बेलगांव पूना में, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना करी थी 1916 में सितंबर में। 1918 में दोनों होम रूल लीगों को एक साथ मिला दिया गया। 1918 में दोनों होम रूल लीगों को एक साथ मिला दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है और दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछा गया है इनकी पत्रिका के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि जो कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट अपने पत्र कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया से तथा तिलक ने मराठा एवं केसरी के माध्यम से इस लीग का प्रचार प्रसार किया था। तो मराठा एवं केसरी किसकी पत्रिका थी? तिलक की। मराठा किस भाषा में लिखी है? अंग्रेजी भाषा में। और केसरी किस भाषा में लिखी है? मराठी भाषा में। एनी बेसेंट ने अपने पुत्र मराठा मराठी भाषा में नहीं लिखी, मराठा अंग्रेजी भाषा में लिखी, जबकि केसरी मराठी भाषा में लिखी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और एनी बेसेंट ने अपने पत्र कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया से और तिलक ने मराठा एवं केसरी के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया। अब दोस्तों आता है गांधीवादी युग, क्योंकि यूपी पेट के सिलेबस में लिखा है गांधी युग के बारे में, अर्थात गांधी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे, आपको कहीं एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो 1919 से 1947 तक ये गांधी युग कहा गया। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ये तो आप जानते ही होंगे। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई था और इनकी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा। और करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के दीवान थे। ये इंपॉर्टेंट है, गांधी जी के बारे में इतने जीवन परिचय हो गया, ऐसी चीज़ आप पहले भी जानते रहे होंगे। 1888 ईस्वी में महात्मा गांधी कानून अथवा लॉ की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए? ब्रिटेन यानी लंदन गए। 1888 ईस्वी में महात्मा गांधी कानून यानी लॉ की पढ़ाई करने के लिए लंदन ब्रिटेन गए। वह दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष तक रहे और 1915 ईस्वी में भारत लौटे। 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे थे, इसीलिए भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। वह दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे और 1915 ईस्वी में भारत लौटे। 1893 ईस्वी में वो महात्मा गांधी अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि 1893 ईस्वी में जो महात्मा गांधी थे अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और उन्हें पीटर मरित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंक दिया गया था। तो बहुत बार पूछा गया है कि जब महात्मा गांधी
शेख अब्दुल्ला का केस लड़ने अब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो उन्हें किस स्टेशन पर फेंक दिया गया था? पीटरमरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों क्योंकि गांधी जी पहले श्रेणी रेलवे के पहले श्रेणी में यात्रा कर रहे थे और पहले श्रेणी में स्वायत्त लोगों को ही बैठने की अनुमति थी, और गांधी जी चूंकि स्वायत्त लोगों को कहने का मतलब अंग्रेज लोग जो गोरे लोग थे उन्हीं को स्वायत्त लोग कहा जाता है, काले लोग यहाँ जैसे भारत के लोग सांवले होते हैं इनको काले से संज्ञा दी जाती थी। तो 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने कब गए थे? 1893 में। किसका मुकदमा लड़ने? सेठ अब्दुल्ला का। तो महात्मा गांधी अब्दुल्ला एंड कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और इन्हें पीटरमरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंक दिया गया था। और इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से किया। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन गांधी जी ने कहाँ से किया? दक्षिण अफ्रीका से। ये इंपॉर्टेंट है। और 1904 में डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना करी। तो फिनिक्स फार्म की स्थापना डरबन में 1904 ईस्वी में करी थी। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। दोस्तों अब आपको बता दें कि महात्मा गांधी वाले युग से आपसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाएगा, तो आप इसलिए इसे थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ से बनते रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये क्वेश्चन वास्तव में इंपॉर्टेंट है। जो गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन हुए अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। 1917 ईस्वी में बिहार में हुआ था तिनघटिया प्रथा के खिलाफ। मैंने बताया था 3/20 अर्थात अगर तुम्हारे पास टोटल 20 बीघे जमीन है तो उस पर 3 बीघे पर नील की खेती करनी पड़ती थी। इसी को तिनघटिया पद्धत या तिनघटिया प्रथा के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था, नील खेती। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में ये गांधी जी का पहला आंदोलन था। उसके बाद में गांधी जी ने किस आंदोलन, तो ये क्रम में भी लगाने को आता, तो आप इसे क्रम से ही याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार में, फिर ये तिनघटिया प्रथा के खिलाफ हुआ। खेड़ा सत्याग्रह इसके बाद में हुआ। खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में गुजरात में हुआ, बढ़े हुए लगान के खिलाफ। अर्थात जो भू राजस्व होता है, जो जमीन पर कर लगते हैं भूमि पर, उसी को लगान कहा जाता है। तो बढ़े हुए लगान जो टैक्स था वो बढ़ गया था। तो 1918 ईस्वी में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था। और इस खेड़ा सत्याग्रह के बाद में अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन किया था। प्लेग बोनस को लेकर आंदोलन, गांधी जी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग। तो गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किस आंदोलन में किया? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में, 1918 गुजरात में हुआ था। अब दोस्तों आपको बता दें कि रॉलेट एक्ट पढ़ने जा रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। दोस्तों आपको बता दें कि जो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट कानून पारित हुआ था, इसी को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने वाला एक कानून था। कौन सा कानून था? राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने वाला। और इसे 19 मार्च 1919 को लागू किया गया। इस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और इसी के 1920 में असहयोग आंदोलन भी इसी के कार्यकाल में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही शुरू हुआ, वायसराय के। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहकर संबोधित किया था। काला कानून रॉलेट एक्ट को किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। और रॉलेट एक्ट को कौन सा कानून कहा जाता था? बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा जाता था। अब दोस्तों आपको बता दें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 ईस्वी में। तो इंपॉर्टेंट ही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, आप याद रखेंगे पूरी डेट, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और दोस्तों आपको बता दें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? बैसाखी के दिन। इंपॉर्टेंट है, यूपीट्रिपलएससी इस क्वेश्चन को कई बार पूछ चुका है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? तो बैसाखी के दिन। कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन। डॉक्टर सत्यपाल ये अब कोई रविवार, सोमवार, मंगलवार को बैसाखी का दिन नहीं कहा जाता, एक त्यौहार होता है, तो बैसाखी का त्यौहार था, उसी को बैसाखी का दिन बोला जाता। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में ये हो रही जनसभा, जो जलियांवाला बाग में इतने लोग के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, क्या कर रहे थे वो लोग? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में, क्योंकि इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई थी तो उन्हीं को छुड़वाने के लिए इन लोगों ने सभा बुलाई थी। तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल एडवर्ड हैरी डायर, यानी रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, तो आप ये ना याद करके सिर्फ जनरल डायर याद रखेंगे बस। डायर आपको याद रहेगा तो आप आखिरी में डायर लिखा रहेगा, उसी को टिक कर देंगे। जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर इनका पूरा नाम था। जनरल डायर आप याद रखिएगा। अंधाधुंध गोलियां चलवाई जिसमें 1000 लोग मारे गए, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस कांड में त्याग दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड में। और जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी थी। जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसके बाद खिलाफत आंदोलन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। खिलाफत आंदोलन तुर्की टर्की के समर्थन में चलाया गया आंदोलन था।
जो तुर्की एक देश है, तो खिलाफत आंदोलन टर्की के समर्थन में चलाया गया आंदोलन था, एक धार्मिक आंदोलन था। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन भी किया था। और भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने 1919 में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने 1919 में इस आंदोलन अर्थात खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। और खिलाफत आंदोलन तुर्की यानी टर्की के समर्थन में चलाया गया आंदोलन था। ये एक धार्मिक आंदोलन था, धर्म से रिलेटेड था। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट असहयोग आंदोलन, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। कब हुई? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था, अर्थात इसमें जनता ने बहुत भाग लिया था बढ़ चढ़कर। और महात्मा गांधी ने इसी समय केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी। केसर हिंद की उपाधि कब वापस कर दी? असहयोग आंदोलन के समय। चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे 4 फरवरी 1922 ही माना है। तो दोस्तों यदि 5 फरवरी 1922 नहीं लिखा मिलता तो आप 4 फरवरी 1922 को ही करेक्ट टिक करेंगे। 4 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड। और इसमें गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान पर इस साल बहुत ये भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस कांड को 100 वर्ष पूरे हो गए, 1 शताब्दी पूरी हो गई। तो 1922 में हुआ था चौरी चौरा कांड, अब 2022 चल रहा था, यानी 100 वर्ष पूरे हो गए, शताब्दी मना रहा था अब की बार। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसमें गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान पर 22 अंग्रेज पुलिसकर्मियों को थाने में बंद करके जिंदा जला दिया गया था। इसी को चौरी चौरा कांड कहा जाता है। गोरखपुर में है, कभी कभी देवरिया लिखा रहता है, गोरखपुर के नज़दीक वो भी है। तो चौरी चौरा हत्याकांड के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, क्योंकि इसमें इन लोगों ने हिंसा कर दी। और महात्मा गांधी का 2 शस्त्र थे, सत्य और अहिंसा। तो इसमें भारतीय लोगों ने पुलिसकर्मियों को जला दिया, तो एक प्रकार से हिंसा थी, इसलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो चौरी चौरा हत्याकांड के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया 12 फरवरी 1922 को। अब दोस्तों आपको बता दें कि उसके बाद ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। स्वराज पार्टी से, स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। तो मोतीलाल नेहरू ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री थे। सी आर दास का मतलब चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास अर्थात सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। सी आर दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता, बहुत बार पूछा गया कि देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता, चित्तरंजन दास या सी आर दास। स्वराज पार्टी के सदस्य विट्ठल भाई पटेल को 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम भारतीय अध्यक्ष भी चुना गया था। स्वराज पार्टी के सदस्य विट्ठल भाई पटेल को 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। अब दोस्तों आपको बता दें कि अब आपको कल एक और वीडियो मिलेगी, इसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री। और इसके बाद आपकी मेंडिवल और एनिशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये 10 नंबर आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। और आपको बता दें कि हमने अभी तक पेट के 10% को क्लियर कर लिया है, क्योंकि 100 नंबर में 10 नंबर। और इसके बाद आपको पॉलिटी पढ़ाई जाएगी। पॉलिटी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन में पूरा कंप्लीट कवर करा दिया जाएगा। और फिर अगले 5 दिनों में आपको इकोनॉमी पढ़ा दी जाएगी। इकोनॉमी के बाद में हम फिर आएंगे ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी थोड़ा 5 दिन से ज़्यादा लग जाएगा, मान लो 1 वीक लग जाएगा। और उसके बाद हम स्टैटिक जीके कवर करेंगे। इसके बाद मैक्सिमम पोर्शन हमारे पेट के जो जीएस वाला पोर्शन है, कम से कम 50 से 60 नंबर पूरा मार्क रखता है 100 नंबर में। तो 50-60 सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का रहता है पेट में, समझिए। तो जिसका जीएस तैयार समझो उसका पेट में बहुत हाई अच्छा मार्क जाएगा, क्योंकि मैथ उसमें ईजी आती, रीजनिंग भी ईजी आती 5 नंबर की, यानी इंग्लिश भी 5 नंबर की उसकी। और हिंदी थोड़ा ज़्यादा थोड़ा मार्क्स गेन करती है, लेकिन हिंदी ईजी होती है। तो हम दोस्तों आपको बता दें कि और उसके बाद 10 नंबर की करंट अफेयर अभी आती है। तो हम आपको टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे वीडियो। कल एक और वीडियो आएगी, उसमें कंप्लीट आपको मॉडर्न हिस्ट्री क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये सिलेबस जैसे ही हम थ्योरी वाला कंप्लीट कर लेते हैं, आपको यूपी SSC पेट में आज के 20 से 25 सालों तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 तक 2022 तक ये लेखपाल मेंस जो हुआ है और पेट ये फॉरेस्ट गार्ड वाला, इसमें तक अब बहुत जितने परीक्षा में क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं यूपी SSC पेट में, हम उनको आपको पूरा क्लियर करा देंगे। आपको ऑब्जेक्टिव के थ्रू बता देंगे कि ये वाला क्वेश्चन वन रक्षक में पूछा गया है, ये क्वेश्चन लोअर द्वितीय में पूछा गया यूपी SSC द्वारा, ये क्वेश्चन कनिष्ठ सहायक में पूछा गया, ये क्वेश्चन लेखपाल में पूछा गया, ये क्वेश्चन कनिष्ठ कानूनगो में पूछा गया। मतलब जितने क्वेश्चन लोअर PCS तक के अगर पूछे गए हैं जो उसमें यूपी SSC में, तो हम सारे क्वेश्चनों को आपको दिखा देंगे एक बार। उसका ऑब्जेक्टिव पूरा मैराथन लगा के पूरा आपको ऑब्जेक्टिव करा दिया जाएगा। उसके बाद में उसका आपको आंसर भी करा दिया जाएगा, ऐसा नहीं सिर्फ ऑब्जेक्टिव हम दिखाई देंगे।
तो आपको एक मैराथन प्रोवाइड करा दी जाएगी। एक हिस्ट्री की एक क्लास आएगी या 2 या 3 घंटे की, उसमें आपको कम से कम 500 विकल्प पे विद आंसर दिए जाएंगे और उस सारी क्वेश्चन यूपीटेट प्लस पेट में आए हुए रहेंगे और ये भी लिखा रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस परीक्षा में पूछा गया और किस ईयर में पूछा गया, ये भी लिखा रहेगा। तो दोस्तों आप हम इस प्रकार के क्वेश्चन आपको क्यों प्रोवाइड कराएंगे, इससे आपको ये पता चलेगा कि जो हमने थ्योरी पढ़ी उसमें से A to Z क्वेश्चन जो अभी तक आए हैं वो पूछे गए हैं। तो कहने का मतलब हम इसीलिए आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप फिर सही से, और जब अगर वीडियो सही से उतना नहीं ध्यान से देख रहे होंगे तो और सही से वीडियो ध्यान से देखने लगेंगे, क्योंकि आपको ये विश्वास हो जाएगा कि इससे बाहर नहीं आना। कहने का मतलब इसी से आना। देखिए कोई भी ये गारंटी नहीं ले सकता कि 100 में से 100 हमारे ही वीडियो से आया, हमारी ही बुक से आएगा। ये आप किसी बुक को पढ़ लीजिए, 100 में 100 नहीं लाना। तो दोस्तों आपको लेकिन 100 में 100 लाना भी तो नहीं है, आपको 100 में से 80, 85, 90 नंबर ले आने। 85 नंबर लाएंगे तो आपका परसेंटाइल में 99.99 चला जाएगा। कहने का मतलब आप टॉप मार देंगे उस परीक्षा में, क्योंकि ये कंपटीशन है, ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि आप इसमें 100 में 100 ले आ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर तो टीचर को खुद नहीं पता होता, जो और यहाँ तक कि गूगल भी नहीं बता पाता। उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि ये वाला सही होगा आंसर कि ऐसा क्वेश्चन। तो हर बार यूपीटेट प्लस पेट 2, 3, 4 क्वेश्चन ऐसे डाल देता है कि जिसके 2-2 आंसर होते हैं। तो कई विद्यार्थी तो वहाँ गलत कर देते हैं। कुछ लोग दोस्तों ह्यूमन एरर नाम की चीज़ भी होती है, तो उससे भी कुछ लोग आते हुए क्वेश्चन को गलत कर देते। तो दोस्तों हमारा टारगेट है 85 प्लस या 90 प्लस नंबर लाना, और जब आप 85 प्लस या 80 प्लस भी आपके नंबर आएंगे अगर, तो आपको 99.99 परसेंटाइल पहुंच जाएंगे। अगर आप 80 प्लस का क्लियर करते हैं तो यानी कहने का मतलब आप 99 प्लस ही रहेंगे, 99.91 या ऐसे ऐसे कुछ। तो आप 80 प्लस, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 80 प्लस या 85 प्लस। कहने का मतलब दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में 100 में 100 लाना उतना आसान भी नहीं, इसलिए हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप 100 में 100 लाइए, ऐसा नहीं है। और ना तो कोई भी वीडियो, ना तो कोई भी किताब आपको 100 में 100 भिड़ा भी नहीं सकती। तो दोस्तों आपको बता दें कि चाहे वो 1-2 क्वेश्चन ऐसे परीक्षा में ज़रूर आते हैं कि उनका ना तो हर एक किताब में कंप्लीट मिलेगा, आपको 2-3 किताबों को पढ़ना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब है अलग अलग किताबों में आपको देखने ही पड़ सकते हैं उसके आंसर। तो कहने का मतलब है आपको किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, टॉप मारने तक के लिए 85 से 90% 90 क्वेश्चन सही कर लेने चाहिए, और उतना तो क्वेश्चन हमारे ही वीडियो से भिड़ जाएगा। दोस्तों इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप इस थ्योरी को कंटिन्यू रिवीजन करिए। आप एक बुक ले लीजिए यूपीटेट प्लस पेट की और उसको पढ़ते रहिए, और साथ में इस हमारे वीडियो को आप देखते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि आप हमारी ही वीडियो को कंटिन्यू देखिए। देखिए आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखिए इससे, क्योंकि देखिए आप क्या करेंगे, जैसे एक बार देख लीजिए धीमी स्पीड में, अगर आपको एक बार में नहीं क्लियर हो रहा तो आप उसको स्पीड थोड़ा कर लीजिए, 1.25 कर लीजिए या 1.5 कर लीजिए, इस स्पीड में देख लीजिए और आपको रिवाइज बहुत जल्दी हो जाएगा। दोस्तों ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि आप इतने जितना मैं कंटेंट दे रहा हूँ, इतने कंटेंट को अगर आप बुक से खुद बैठकर पढ़ने लगेंगे तो आपको आधा घंटे में नहीं क्लियर हो पाएगा, और आप हमारी इस वीडियो से पढ़ लेंगे तो वही कंटेंट आपको बुक वाला ही प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। आपको ये 20 से 25 मिनट में ही कवर हो जाएगा। ज़्यादा लंबी मेरी वीडियो भी नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो से बोरिंग होने लगता है। तो कहने का मतलब हम इसीलिए ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते। कोई भी हमारी वीडियो आधा घंटे या 30 मिनट या 35 मिनट या 20 मिनट की ही आती है, और इसी में आपको क्लियर कवर करा दिया जाता है। दोस्तों अब आपको बता दें कि सबसे जो बड़ा सिलेबस था वो इतिहास का ही था। इतिहास सबसे ज़्यादा था, इसी वजह से इसमें ज़्यादा टाइम लगा। पॉलिटी में उतना टाइम लगना नहीं है, ना तो इकोनॉमिक में ही लगेगा। स्ट्रेटेजी के तो कुछ मोस्ट उसमें 10-15 टॉपिक ही हैं जिनको हमें डीपली पढ़ना है, उसको ही पढ़ना है। उसके बाद में करंट अफेयर पढ़ेंगे और ज्योग्राफी पढ़ेंगे। हमारा जीएस वाला पोर्शन 15 सितंबर तक हो सकता है ख़त्म हो जाए, 20 सितंबर तक। उसके बाद में हम मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश और हिंदी, इन चारों चीज़ों को पढ़कर सितंबर लास्ट तक ख़त्म कर लेंगे। और उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, अक्टूबर से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैराथन प्रोवाइड कराते रहेंगे आपको। आप उसे सॉल्व करते रहिएगा। आपको विद आंसर दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। लाइव कक्षाएं आपको मिलने लगेंगी अक्टूबर से। आपको जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराने लगेंगे तो आपको लाइव कक्षाएं दी जाएंगी। इससे आप क्या है कि आप कमेंट में ही बताएंगे कि इसका आंसर, इसका ये आंसर सही, इसका आंसर सही, तो हमें भी पता चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप हार्ड वर्क कर रहे होंगे। और चूंकि दोस्तों आपको बता दें कि हार्ड वर्क इज के टू सक्सेस, कहने का मतलब है कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो आप 2, 4, 10 क्वेश्चन को देखो। कुछ लोग क्या है, इधर उधर यूट्यूब चैनल पर जाकर 10-20 बहुविकल्पीय सॉल्व कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा एग्जाम नहीं निकला। तो एग्जाम कैसे निकल जाएगा? आप बहुविकल्पीय पढ़ करके एग्जाम कोई पास नहीं कर सकता। तो इसलिए पहले आप थ्योरी पढ़िए, थ्योरी जब कंप्लीट हो जाए तभी आप ऑब्जेक्टिव को लगाइए। मेरा ये सजेशन है आपसे।